यूपीएससी 2025 की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया कि विजयदेव नारायण शाही द्वारा किए गए जायसी के मूल्यांकन की समीक्षा कीजिए। इसका मतलब कि हमें सिर्फ विजय देव नारायण शाही के मूल्यांकन को नहीं बताना है, उस मूल्यांकन को की समीक्षा भी करना है कि इनकी जो आलोचना है कितनी बेहतर है या फिर कितनी स्पष्ट है। इसका मतलब अगर हम साफ से समझें तो विजय नारायण शाही द्वारा की गई समीक्षा या फिर की गई आलोचना जायसी के बारे में, इसकी आलोचना हमें या फिर इसकी हमें समीक्षा करनी है। अब जब हम समझ रहे हैं इसकी समीक्षा करनी है, अर्थात इसको हमें कुछ और लेखक जो इसके बारे में दूसरा मत रखते हैं, इनको भी परखना होगा कि विजय नारायण शाही की जो बातें हैं कितने हद तक सही हैं और कितने हद तक झूठी हैं। हिंदी आधुनिकता के व्याख्याकार विजय नारायण शाही या मृत्युंजय, इन्होंने कंचनलता शाही ने शाही की किताब जायसी की भूमिका लिखते हुए कहा, जरा सा हम भूमिका या प्राकृतन से समझें तो चीज़ें और बेहतर होती हैं। जैसे हमने आगे किया ही है, जो प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पड़ी हुई है तो उस पे हमने वही किया है कि अक्सर जो प्राकृतन होते हैं, भूमिकाएं होती हैं, वही आधार समझा देते हैं कि ऐसा क्यों। तो कंचनलता शाही ने लिखा उस भूमिका में जायसी का महत्व जितना जायसी पर नई रोशनी डालने का कारण होगा, शायद उतना ही जायसी के बहाने शाही पर नई रोशनी डालने के कारण भी हो। अर्थात कि अब जो हमें चाहिए था समीक्षा, समीक्षा के लिए एक पॉइंट हमारे पास है कि हम कंचनलता शाही द्वारा जायसी की भूमिका, जो शाही की किताब ही है, तो उसी किताब में जो भूमिका लिखी है, तो सिर्फ ये जायसी के महत्व पर नहीं है। अब इससे हम शाही के भी महत्व की विवेचना कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। यह बात सच है क्योंकि छठे दशक की तमाम विचार उत्तेजक बहसों के बाद शाही जायसी तक पहुंचे हैं, उनको विकसित व्याख्यायित करते हैं, नई कविता के दौर की अपनी तमाम बहसों से प्राप्त ऊर्जा का शाहियान निवेश करते हैं और इस क्रम में जायसी की पुनर्व्याख्या करते हैं अपनी खास शैली में। शाही जायसी के बारे में उसे, जैसे आप देखोगे तो शुक्ल जी कुछ और मानते हैं, लेकिन ये इसे दहाड़ती हुई चुप्पी का नाम देते हैं। दहाड़ती हुई चुप्पी का साफ मतलब है कि ऐसी चुप्पी जो दहाड़ रही है। वो आप थोड़ा और भीतर से समझो तो थोड़ा हम रामचंद्र शुक्ल से भी समझते हैं। और हम बार बार क्यों दूसरे लेखकों को ला रहे हैं, हमें विजय नारायण शाही को समझना है, पर हम अगर लता शाही को नहीं समझेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के बारे में क्या कहा है नहीं समझेंगे, तो शायद हम इस समीक्षा की समीक्षा करने में असहज रह जाएं। तो से पूर्व, शुक्ल जी से पूर्व साहित्य जगत में कवि के नाम पर जायसी को भुला दिए जाने की चर्चा करते हैं, बारे में बात करते हैं। उन्होंने लिखा, मतलब जवाब देते हुए पद्मावत पर लदे विचारधारा के बोझ सूफीवाद की चर्चा करते हैं। उनके मुताबिक रचना के बाहर की विचारधारा रचना को नुकसान ही पहुंचाती है। और ऐसा कहते हैं, उन्होंने लिखा, तसव्वुफ से अलग हटकर जायसी पर विचार करना असंभव हो गया। इस गलतफहमी के कारण न सिर्फ जायसी का वास्तविक कवि व्यक्तित्व, उनकी रचनात्मक प्रतिभा और एक हद तक उनकी अद्वितीय मौलिकता पर पर्दा पड़ गया, बल्कि वे दोहरे अन्याय और उपेक्षा के शिकार भी हुए। बजाय इसके रचना के भीतर से उसकी बुनावट, बुनावट से कविता के मर्म को पकड़ा जाता है। मतलब साफ समझाना है कि अगर आप, जैसे एक होती है कविता और कविता के भीतर का भाव, लेकिन अगर जायसी की कविता या फिर जो पद्मावत है, पद्मावत से आप तसव्वुफ को हटा दो, तसव्वुफ आप समझ लो सूफी प्रेम या फिर आध्यात्मिक स्तर पर जो चीजें जाती हैं, अगर आप तसव्वुफ को हटा दो तो जायसी पर विचार करना असंभव सी बात लगने लगती है, ऐसा उनका मानना है। और उपयुक्त पुस्तक इसी अवधारणा की उपज ही है कि ये आधार होने वाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर के ढांचे से
मदद लेते हुए वे पहले जायसी के व्यक्तित्व को खोलते हैं। वही कि जैसे कबीर जी हैं तो इनमें रहस्यवाद वगैरह वगैरह। तो उसी से मदद लेते हुए जायसी के व्यक्तित्व को खोलते हैं और उन पर से सूफी फकीर आदि के लवादे उतार देते हैं। बचकर क्या निकलता है? एक सामान्य किंतु भावप्रवण मनुष्य, दिल मनाने मिलाने वाला दोस्त और अत्यंत प्रतिभाशाली, कल्पनाशील और बौद्धिक कवि। अगर द्विवेदी जी के कबीर से इस जायसी की तुलना करें तो दोनों के व्यक्तित्व का वर्णन में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। कबीर मध्यकाल में ही दिखाई देते हैं, जबकि जायसी की विशेषताएं देख ऐसे लगता है कि शाही के इर्द गिर्द का परमिल का कोई कवि हो। मतलब ये समझ आता है कि जिस तरह का वर्णन था उस तरह के वर्णन से हमें काफी चीजें क्लियर होती हैं। और आप उस लवादे से अटका हुआ इंसान या फिर जिस भी तरह से इंसान देखना चाहते हो, तो हो सकता है आगे हम जिन चीज़ों को समझें। अब शाही जो है ये नागमती वर्णन के बारे में क्या बोलते हैं? सभी जानते हैं कि आचार्य शुक्ल ने पति के विरह वर्णन को एक तरह से केंद्रीय मार्मिक स्थल समझा या फिर हिंदी साहित्य की अद्वितीय चीज बताई। उन्होंने बताया कि नागमती के विरह की खासियत यह है कि वह अपना रानीपना भूल जाती हैं, या यूं कहें कि जैसे खुद ये भूल जाते हैं कि नागमती एक रानी है। वो नागमती को सामान्य गृहिणी की तरह ही देखने लगते हैं और उसकी रानी की पीड़ा ना रहकर सामान्य स्त्री की पीड़ा हो जाती है। आ, हौ बिन ना मंदिर को छावा के द्वारा शुक्ल जी ने इस बदलाव को बखूबी परखा है। उन्होंने लिखा था, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध रखा। नागमती के वियोग की दशा का विस्तार केवल मनुष्य जात तक ही नहीं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों तक दिखाई पड़ता है। नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने को साधारण स्त्री के रूप में देखने लगती है। तो ये चीजें हमें साफ क्लियर करती हैं कि ऐसी बातें लिखकर हम प्रश्न के थोड़ा और करीब पहुंच सकते हैं। और शाही क्या सोचते हैं, मतलब अगर आप समीक्षा करने जाओगे तो बिल्कुल नकार या बिल्कुल स्वीकार नहीं सकते। क्यों नहीं सकते? कि शुक्ल जी को भी आप बिल्कुल नकारोगे या बिल्कुल स्वीकारोगे नहीं, क्योंकि शुक्ल जी से सहमत होते हुए शाही ने में ये सोचा था कि यह देखना क्यों जरूरी है। शाही क्या लिखते हैं कि यह नागमती का विरह वर्णन ही था जिसके कारण शुक्ल जी ने जायसी को गुमनामी से उठाकर हिंद्री की त्रिवेणी में बिठा दिया। इसका मतलब ये कि जो मेन चीज है, आप तुलना में भी देखोगे, समीक्षा तो कर रहे हैं, तो समीक्षा में वो जो चीज आती है कि नागमती की विरह दशा सिर्फ अद्वितीय नहीं बल्कि मध्यकालीन नारी की दास्ता है। तो इस दास्तां में जो सहमति देते हैं तो सिर्फ शुक्ल जी नहीं देते हैं, ये सहमति शाही जी भी देते हैं। मैं बहुत विनम्रतापूर्व शुक्ल जी के इस मूल्यांकन में अपनी आवाज को मिलाना चाहता हूँ। परंतु नागमती का विरह वर्णन भावों का तीव्र और संगीतात्मक संप्रेषण मात्र ही नहीं, वह हमारे आस्वादन में कुछ और अनुभूतियां भी जोड़ता है। पूरा विरह वर्णन बारहमासे की शक्ल में नागमती की वाणी के द्वारा रूप ग्रहण करता है। नागमती का पार्थिव शरीर और महल की सखियां शुरू की कुछ पंक्तियों में झीनी सी दिखलाई पड़ती हैं, अचानक कल्पना के एक झटके से मुक्त हो जाती हैं और हमारा साक्षात्कार आज सिर्फ आवाज से होने लगता है। धीरे धीरे झीनी पार्थिवता भी केचुल की तरह छूट जाती है। सारी पार्थिवता तिरोहित होने लगती है, सखियां पिघल कर तिरोहित हो जाती हैं, चित्तौड़ का किला, महल सब तिरोहित हो जाता है। यहाँ तक कि नागमती का पार्थिव शरीर भी तिरोहित हो जाता है। वीरानों, जंगलों, बनखंडियों, पहाड़ों, गांवों, खेतों में टीसती हुई एक साफ लेकिन अनावश्यक आवरण की तरह टूट कर गिर जाते हैं। मर्म केवल मर्म ही रह जाता है। इस आवाज में एक पारदर्शी निर्वैयक्तिकता है जो नागमती को भी पीछे छोड़ जाती है। तो जहाँ शुक्ल जी इस चीज को केवल अद्वितीय बोल पाए, तो वहीं पे जो शाही जी हैं इस चीज को और साफ और क्लियर और पारदर्शी दिखा देते हैं कि अब उस नागमती के विरह में या फिर नागमती के प्रेम में सब कुछ छूट गया और साथ ही साथ नागमती स्वयं पीछे छूट जाती है। तो ये चीज बोलते हैं।
निराला को याद करते हुए जिन्होंने अपने तुलसीदास के बारे में लिखा है, देश काल के सर से मिलकर वह जागा कब अशेष छविदर, शाही की इस व्याख्या के निहितार्थों को और नजदीक से देखना चाहिए। अब सोच रहे होंगे कि हम निराला की कविता तुलसीदास के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो शाही शुरू में शुक्ल जी से सहमत होने की बात कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वो नागमती के साधारण गृहिणी बन जाने और बड़ी पीड़ा के प्रतिनिधि चरित होने को स्वीकारते हैं। पर वे यही नहीं मानते, नागमती के विरह को धीरे-धीरे यथार्थ से काटना शुरू कर देते हैं। तो अब जब हम समीक्षा करेंगे, तो समीक्षा में ये वाला भाग ज़रूरी हो जाएगा। शुक्ल जी जहाँ जायसी के काव्य लोक का खासकर नागमती वियोग वर्णन के संदर्भ के आधार तलाशते हैं, वहीं दूसरी तरफ शाही उससे मुक्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं कि दूर निकल जाए, मतलब एक इंसान जैसे सोचने लगता है ना कि अगर किसी चीज़ के साथ ये चिपक गया, ये आधार गया, तो वो चीज़ दिक्कत करेगी। तो यही समझ आता है कि वो दूर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। शाही पहले इस विरह को अपने आस-पास की दुनिया से अलग करते हैं, फिर देश-काल परिस्थिति से और अंततः खुद नागमती से भी इसे अलग कर देते हैं। गनीमत यह है कि वे इस क्रम को आगे नहीं बढ़ाते, अन्यथा यह विरह जायसी से भी अलग हो जाएगा और सही बात है। तो मतलब आप समीक्षा जब करने जाओगे, तो पॉज़िटिव पक्ष आपके पास अब ज़्यादा आ रहे हैं कि जिस तरह पद्मावत का विश्लेषण हजारी द्विवेदी या फिर शुक्ल जी कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा विश्लेषण-परक या फिर ज़्यादा करीब से जाकर वो चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या काव्य के मर्म तक पहुँचने के लिए हमें उसके आस-पास के सब कुछ सारी हकीकी दुनिया को हटा देना चाहिए? अगर ऐसी ही बात है कि आप कि अगर तसव्वुफ़ को हटा दें तो जायसी जो है बिल्कुल असंभव से बात हो जाएँगे जायसी से मिलना। तो क्या इसको अगर जानना है तो पूरी सारी दुनिया या फिर सारी हकीकी दुनिया को हटा देना चाहिए। ऐसा भी कर दोगे तो फिर आप सारे कवियों के साथ करो। तो ये चीज़ बताते हैं नई कविता के केंद्र में चल रही बहसों में व्यक्ति के स्वातंत्र्य का सवाल प्रमुख था, प्रामाणिक अनुभव का जोर था और अज्ञेय के सृजन के क्षण है थीसिस को आगे बढ़ाया जा रहा था। पर यहाँ तो शाही नितांत वर्तमानता को भी कृत से दूर हटा कर देखने की वकालत करते हैं। मतलब अब आप उनको कह रहे हो तो पूरी चीज़ हटा। तो यहाँ पे थोड़ा आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेकर जा सकते हो या फिर समीक्षा में जैसे पक्ष-विपक्ष, तो यहाँ पे आप पक्षापक्ष रख सकते हो कि बिल्कुल सारी चीज़ जो वर्तमानता है उसको कृत से दूर हटाकर देखने की वकालत करते हैं। समस्या यह है कि इन निर्वैयक्तिक मर्म को पाठक कैसे अनुभूत करे? अगर आप वर्तमानता को हटा दोगे, तो अनुभव कैसे करेगा? और अनुभव नहीं करेगा तो फिर पद्मावत की बात ही खोखली हो जाएगी। तो ये बातें समझ आती है कि कविता के आस-पास पहुँचे इस मर्म को पाने के लिए पाठक अपने देश काल से ही प्रयत्न कर सकता है। तब इस रचना व आलोचना प्रक्रिया में वस्तु का क्या स्थान है, ही शाही इस देश-काल युक्त विरह को देश-काल मुक्त बनाकर ही देश-काल में व्यापने वाला बना देते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें शाही के जो आधार है या फिर शाही का जायसी के लिए अ, समीक्षा है, उनकी समीक्षा करते हुए समझ आती है। अगली चीज़ समसामयिक विचार को गुनते हुए लिखा। मतलब क्या है? समसामयिक विचारक एवं कलाकार अंधकार से घिरा हुआ होता है, लेकिन साहस से भरपूर अनिश्चयशीलता में विवश होता है। किंतु प्रयास में अपराजित उत्तरहीन प्रश्नों से ग्रस्त होता है, पर झूठे उत्तरों का प्रतिरोधी सांप्रतिक सत्य से सीमित होता है। किंतु आडंबर का विरोधी त्रासदी और दुख का अस्तित्व स्वीकार करता है। और ये जो त्रासदी और दुख का अस्तित्व है, यही आपको देखने को मिलेगा। किंतु स्वतंत्रता का सैनिक होता है, उसका विवेक उसकी आस्था है, उसका संशय उसकी ईमानदारी है और उसका साहस उसके व्यक्तित्व की पूर्णता है, उसकी लघुता उसकी सार्थकता है। मतलब जितना ही छोटा, तो उतना ही वो सार्थक का भी, जितना ही वो स्वतंत्र है, तो वो सैनिक रूप में या फिर विवेक है, तो उसकी आस्था है, अगर संशय है, तो वो ईमानदार होता है। और यही स्वाधीनता से भरे हुए इस कलाकार, विचारक की और क्या पहचान है। मतलब अब उनके पास पहचानने के लिए बहुत बेहतर नज़रिया है। मुक्तिबोध के अगर इन लघुमानों की पड़ताल उन्हीं के शब्दों में करें, यह तो स्पष्ट है कि इस आधुनिक भावबोध में उन
उत्पीड़नकारी शक्तियों का बोध शामिल नहीं है, जिन्हें हम शोषण कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं, तथा उन संघर्षकारी शक्तियों का बोध भी शामिल नहीं है, जिन्हें हम जनता कहते हैं, शोषित वर्ग कहते हैं। संक्षेप में, भारत की शिक्षित मध्यवर्गीय जनता में जो भाव संवेदनाएं प्रगतिशील राजनैतिक अर्थ रखती हैं, उनका आधुनिक भावबोध में कोई स्थान नहीं है। हम तो केवल लघु मानव हैं, साधारण जनता नहीं है। साधारण जनता में विश्व परिवर्तन की अदम्य क्रांतिकारी शक्ति होती है। मतलब एक तरह से अगर मानो ही ना कि ये पूंजीवाद का रचना है या फिर अस्तित्ववाद है, मानववाद है, साम्राज्यवाद है या फिर आप उसको जो सर्वहारा वर्ग बोलते हो, मानो ही मत। आप जिसको दबला-कुचा मानते हो, मानो ही मत। और वो हो है भी नहीं, क्योंकि वो लघु मानव की इकाई है, क्योंकि अब यह इकाई महान आदर्शों के उच्चतर स्तर की प्राप्ति के पीड़ाजनक भीषण प्रयत्नों में संलग्न नहीं है और ना ही हो सकती है। और क्यों ही होगी? तो ये सारी चीज़ें आप जब समीक्षा करने जाओगे, तो जैसे समीक्षा में ज़रूरत होती है किसी चीज़ की बात को बताने में, तो अगर वो वर्तमान से बिल्कुल अलग जाके बताने की बात करते हैं, तो उसमें आप विपक्ष रख सकते हो। लेकिन अगर आपको पक्ष रखना है, तो आपको इनकी बात स्वयं मुक्तिबोध के शब्दों में आप ये बात बताकर क्लियर कर सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे आधार बनाए जा सकते हैं और बिगाड़े जा सकते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक तरह से जायसी के आधार को परिभाषित करना चाहो, तो इतिहास की अवधारणा, प्रगति का विचार, यह सब पश्चिम का ही चिंतन है। पश्चिम के पास काल की एक खास अवधारणा है, एक रेखीय अवधारणा जिसको बोलते हैं। मार्क्सवादी आलोचना की कम्युनिस्ट परिणतियों में शाही इसी बिंदु से आलोचना में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मार्क्सवादी आलोचना के दायरे पे आगे बढ़ना है, तो इन्हीं बिंदुओं को साथ चलना होगा। और फिर आप चाहो तो कंक्लूजन में बता सकते हो कि यही जो आलोचना का आधार है, निर्मल वर्मा के चिंतन में विकसित होता हुआ दिखता है। हालाँकि ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ये बताने की ज़रूरत है कि शाही जिस दृष्टि से जायसी को देखते हैं, वो दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भले इसमें कुछ दायरे ऐसे लगे जहाँ पे वो केवल देखना ही देखना चाहते हैं, पूर्ण रूप से वो परखना भी नहीं चाहते। चाहे वर्तमान से बिल्कुल अलग करने की बात हो या फिर चाहे कहीं-कहीं पर शुक्ल जी से थोड़ा अलगाव की बात हो कि नहीं, मैं शुक्ल जी की बात नहीं मानता। पर ये बातें ज़रूरी हैं, क्यों ज़रूरी हैं? कि जब आप मार्क्सवादी आलोचना करते हो, तो यही बिंदु कि इतिहास की अवधारणा, प्रगति का विचार, ये सारी पश्चिम चिंतन को, प्रगतिवादी विचार को साथ में शामिल रखना आलोचना की एक दृष्टि होती है। तो यही सारी दृष्टियों को आप बताकर समझा सकते हो कि ये आधार है। और यूपीएससी ने पहले पेपर में जितने सारे प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों पर गहरी बातें की जा चुकी हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ही प्लेलिस्ट में देख सकते हो। हमने बातें गहराई से की हैं और उन बातों में सिर्फ़ ऊपरी आधार नहीं लिया कि इसको समझो, इसको समझो। हमने उन बातों को थोड़ा और करीब से प्रश्नों के ज़रिए ही समझा है और पीवाईक्यू से जितने प्रश्न आए थे, उसमें से एक प्रश्न ऐसा था जो पीवाईक्यू में नहीं था और ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं, चाहे आलोचना से हो या फिर चाहे संस्मरण लेखनी, कहीं से भी। तो कुछ होते हैं जिनका आधार अगली बार या फिर बनने पर ही बनाया जा सकता है। तो ऐसा ही ये सवाल था, लेकिन बाकी सभी जो सवाल थे 28 सवाल, उन 28 सवालों को आप आसानी से पाओगे और आप जस्ट चेक करो और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। धन्यवाद।